सभी प्यारे दोस्तों का आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जो अभी क्लासेस ले रही थी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पे, वो क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो क्रम वाइज जो है आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर क्लासेस देख लीजिएगा। अब जो है पूरे हिंदी साहित्य पे जो है मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगी। एक प्रैक्टिस सेट में जो है 25 प्रश्न होंगे। ठीक है, 25 प्रश्नों को मैंने लिया है, यानी टोटल जो है 200 प्लस। ठीक है, 200 प्लस प्रश्न होंगे। 200 प्लस यानी 300 400 भी हो सकते हैं। मैं बनाते जा रही हूँ और सॉल्व कराते जा रही हूँ। ठीक है, तो 25 प्रश्नों को मैंने इसलिए रखा है कि आप जो है आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ कम समय में। ठीक है, और प्रश्नों को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा, और जो प्रश्न आपको आ रहा है कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है उनको ज़रूर लिख लीजिएगा। ऐसा नहीं है क्लास में आए आपने प्रश्न सॉल्व किया और भूल गए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मूल पुस्तक से जो है प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, एक तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो मैं पढ़ा रही थी उससे है, और जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का, उस पुस्तक से जो प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, तो मोस्ट वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से आए और आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बलदेव खटिक किसकी कविता है? आपको बताना है बलदेव खटिक किसकी कविता है। धूमिल की है, लीलाधर जगुड़ी की है, बलदेव वंशी की है, या इनमें से कोई नहीं। बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक जो कविता है ये एक कविता संग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है लीलाधर जगुड़ी की कविता संग्रह है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीलाधर जगुड़ी की अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो नाटक जारी है। ठीक है, नाटक जारी है, ये रचना इनकी है। और बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, ये सभी जो है इनके कविता संग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, बची हुई पृथ्वी और नाटक जारी कविता इनका कविता संग्रह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि संदर्भ के लेखक कौन है। संदर्भ जो रचना है इसके लेखक कौन है? विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है संदर्भ के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय। ठीक है, डॉक्टर विनय की रचना है संदर्भ। डॉक्टर विनय की अन्य रचनाओं की बात करें तो आप सभी को पता होगा, इनकी एक रचना है एक पुरुष। ठीक है, एक पुरुष और 8वें दशक। ठीक है, एक नहीं, 8वें दशक नहीं, एक पुरुष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है एक पुरुष, एक पुरुष और, ये भी इनकी रचना है, यानी डॉक्टर विनय की। ठीक है, चलिए एक और रचना है इनकी, दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, ये भी रचना इनकी ही है। ठीक है, दूसरा राग और पुनर्वास का दंड, ध्यान रखिएगा, ये दोनों रचनाएं भी इनकी है और संदर्भ भी इनकी रचना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन, या इनमें से कोई नहीं। प्रयाग रामागमन जो रचना है वो है प्रेमघन का। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। ठीक, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार कौन है? आप सभी को पता होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि हर प्रैक्टिस सेट में जो है कठिन प्रश्नों को भी मैंने रखा है। ठीक है, यानी कठिन भी प्रश्न होंगे और आसान भी होंगे। ठीक है, कठिन क्वेश्चन के चलते जो है आसान प्रश्न जो है, जो आप डेली पढ़ते आ रहे हैं या किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आपने ज़रूर सॉल्व किया होगा, या हमेशा पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। जो क्या होता है, आसान वो प्रश्न हो जाते हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं, वो हमेशा आपकी नज़रों के सामने जो है प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो वो प्रश्न जो है आसान हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब इस गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा, क्योंकि जो हमेशा जो पूछी जा रही हैं पूछे हुए क्वेश्चन जो है अब बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, डीपली पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि कठिन प्रश्नों के चक्कर में जो है हमें आसान प्रश्नों को नहीं छोड़ना है, उनको साथ लेके चलना है। ठीक है,
तो मधुमालती आप सभी को पता है किसकी रचना है, मधुमालती की रचना है। ठीक है, मधुमालती कह रही हूँ, मंजन की रचना है। ठीक है, मंजन की मधुमालती, ऐसे याद रखिएगा। कुतुबन की रचना कौन सी है, तो मृगावती है, मृगावती। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुतुबन की रचना है ये। जायसी की आपको पता ही है, जायसी की रचना पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत, जायसी की रचना पद्मावत है। मुल्ला दाऊद की रचना की बात करें तो चंदायन। ठीक है, ये सभी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी के लेखक कौन है, ये भी आसान प्रश्न है। आत्मजयी आप सभी को पता होगा, आत्मजयी किसकी रचना है। डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगी, ठीक है, सारा ऑप्शन पढ़ने से जो है टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आत्मजयी एक बार आप लोग भी कमेंट करिए। ठीक है, देखिए ये लाइव नहीं है, जो मैं क्लासेस ले रही हूँ ये लाइव नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि आप लोग मेरे सामने हैं। जब तक मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैं ऐसा फील नहीं करती हूँ कि आप मेरे सामने हैं आप लोग, तब तक जो है मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो ऐसा लगता है आप लोग मेरे सामने ही हैं, है ना। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए, आत्मजयी किसकी रचना है। देखिए आत्मजयी जो रचना है वो कुंवर नारायण की है। ठीक है, आत्मजयी रचना किसकी है, कुंवर नारायण की। अब आप लोग मुझे बताइए कि कुंवर नारायण जो है किस शतक के कवि हैं, ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना। धर्मवीर भारती की और रचनाएं की बात करें तो अंधा युग है, 7 गीत है, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, चांद पर टूटे हुए लोग। मैंने ऐसे याद किया है चांद पर टूटे हुए लोग, लेकिन है चांद और टूटे हुए लोग। ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, इसको मैंने बहुत अच्छे से सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की क्लासेस मैंने जब ली है पूरे बुक की, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया है सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। 7वें प्रश्न पे चलेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, किसान, किसान के रचनाकार कौन है, किसान किसकी रचना है। तो किसान रचना आप सभी को पता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है किसान। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की, तो रंग में भंग। ठीक है, रंग में भंग, जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, भारत भारती। ठीक है, झंकार, मंगल घट, ये याद रखिएगा, इनकी ये जो रचना है मंगल घट, ये मैं लिख देती हूँ मंगल, ये बहुत कम पूछी जाती है, मंगल घट। ठीक है, जो रचनाएं कम पूछी जाती हैं वो अब पूछने जाने लगी हैं। ठीक है, तो ये अलग से ही आप लोग लिख लीजिएगा मंगल घट, क्योंकि बहुत आपको बुक में जो है जल्दी नहीं मिलेगा। मूल पुस्तक पढ़ेंगे वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मंगल घट इनकी रचना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव साधना नाटक किसका है, शिव साधना, शिव साधना नाटक के लेखक कौन हैं, बताएंगे आप लोग। शिव साधना नाटक के लेखक कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण, यहाँ पे हरिकृष्ण प्रेमी होगा। ठीक है, हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। ठीक है, शिव साधना। ठीक है ना, चलिए शिव साधना जो हरिकृष्ण प्रेमी का जो शिव साधना जो रचना है ये, ठीक है, नाटक है, ये जो है छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित एक नाटक है। ध्यान रखिएगा, छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित ये नाटक है शिव साधना। ठीक है, और इनका जो एक और नाटक है रक्षा बंधन, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, रक्षा बंधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, ये सभी नाटक हैं इनके। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ
और अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, भृगुस्वामिनी आदि जो सभी नाटक हैं इनके। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है, तो तुलसीदास की है ना, तुलसीदास की रचना है। इनकी और रचनाएं रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला, नेचू, राम मंगल, जानकी मंगल है ना, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, वरवे रामायण, दोहावली है ना, हनुमान बाहु, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और इन रचनाओं की क्या विशेषता है, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इन रचनाओं की, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अपराजिता, अपराजिता के लेखक कौन है? आपको बताना है अपराजिता किसकी रचना है। अपराजिता नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल, पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, कई बार अंचल ही पूछ लिया जाता है, इनका पूरा नाम क्या है, तो रामेश्वर। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है अपराजिता। ठीक है, इनकी और रचना का बात करें तो मधुलिका। ठीक है, मधुलिका इनकी रचना है मधुलिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किरण वेला, ठीक है, किरण वेला, किरण वेला है। करील भी इनकी रचना है। ठीक है, करील, अब जितनी मुझे याद है मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। ठीक है, कोई गलती हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम गलत है। ठीक है, करील, एक और इनकी रचना है चूनर करके है ना, लाल चूनर। ठीक है, लाल चूनर, लाल चूनर। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं। मधुलिका, किरण वेला, करील, चूनर। वर्षांत भी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ वर्षांत। ठीक है, वर्षांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से इनकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना जो है मधुलिका और करील। करील तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रचनाओं का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं। मधुलिका जो है किरण बेला में करील को लेकर बारिश में भीगते हुए यानी वर्षांत में जो है लाल चूनर ओढ़ के गई, ऐसे याद रख लीजिएगा। मुझे ट्रिक के माध्यम से याद है तो मैंने आपको इतनी रचनाएं बता दी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? आपको बताना है सागर मुद्रा के लेखक कौन है। जहाँ पे पानी की बात आए, सागर की बात आए, नदी की बात है, वहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा ज़्यादातर अज्ञेय की रचना होती है। ठीक है, ये रचना जो है सागर मुद्रा अज्ञेय की रचना है। इनकी और रचना की बात करें, कविताएं जो हरी घास पे छड़बर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरी ओ करुणा मई प्रभा में, अरे ओ करुणा प्रभा में है ना, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया पे है, असाध्य वीणा बजा रही है। ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सभी रचनाएं जो है अज्ञेय की हैं। ठीक है, अब मैं पूरा यहाँ पे लिख नहीं सकती क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ तो अब मुझे पता है आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी रचनाओं को आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि बार बार आप रिवाइज़ करेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग के माइंड में है, जो भूला होगा वो रिवाइज हो जाएगा, है ना, जो नहीं पता है वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अज्ञेय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उदयभान चरित के लेखक कौन है? आपको बताना है उदयभान चरित के लेखक कौन है। लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था आचार्य शुक्ल की बुक में उदयभान चरित के बारे में, है ना। उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित का दूसरा नाम है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी। अब तो आपको पता चल गया होगा ये किसकी रचना है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह खां की है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है कि इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है, तो रानी केतकी की कहानी। और कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि उदयभान चरित का दूसरा नाम क्या है,
तो रानी केतकी की कहानी। कई बार प्रश्न आता है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो उदय भान चरित। ठीक है, तो हर तरह से प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, लल्लू लाल की रचना कौन है? लल्लू लाल की रचना की बात करें तो इनकी रचना है प्रेम सागर। ठीक है, इनकी रचना है प्रेम सागर, प्रेम सागर। ठीक है, लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, और सदल मिश्र की रचना है आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, ये इनकी रचना है, किसकी? सदल मिश्र की। ठीक है, और सदा सुखलाल की अगर बात करें तो इनकी रचना है सुख सागर। सदा सुखलाल, सुख से सुख सागर। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, सुख सागर। ठीक है ना, सभी की रचनाओं के बारे में मैंने बता दिया, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आधा गांव। आधा गांव उपन्यास किसका है? आपके सिलेबस में है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है ना। कृष्णा सोबती, रेणु, या तो ऑप्शन सी है राही मासूम रजा या भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है। ठीक है ना, आधा गांव। ठीक है, उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, उपन्यास है। कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। अब आप कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आधा गांव का प्रकाशन क्या है। आधा गांव जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? आप लोग भी बताइए कुछ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अमन का राग। अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग बिल्कुल बहुत ही प्रचलित रचना है, ये कई बार पूछी गई है, और शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई एक कविता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कविता है। इनकी अन्य कविताएं जो हैं जैसे सलोना जिस्म तथा आओ न। ठीक है, और कुछ कविताएं जो है इनकी चर्चित कविता संग्रह है, उसमें जो है उदिता। ठीक है, उदिता, ध्यान रखिएगा, उदिता इनका कविता संग्रह है। ठीक है, और बात करें कि याद रखिएगा इनकी जो कविताएं हैं वो दूसरे सप्तक में संकलित हैं। शमशेर बहादुर सिंह की जो कविताएं हैं वो दूसरे सप्तक में जो है संकलित हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, रूपाण। रूपाण के संपादक कौन हैं? रूपाण के संपादक कौन हैं? पंत प्रसाद, मेरे ख्याल से रूपाण नहीं होगा, रूपाभ होना चाहिए, है ना। रूपाण, रूपाभ होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। रूपाण ही है, नहीं? ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, निराला हैं या हरिऔध हैं? राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। रूपाभ ही होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, रूपाभ पत्रिका है ये। ठीक है, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1938। 1938। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है, यूनिट 10 में, है ना, यूनिट 10 में लगी हुई है ये, अन्य गद्य विधाओं में जो है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि माटी की मूर्तें जो है किस विधा की रचना है। माटी की मूर्ति जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ठीक है, जो एक संस्मरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्मरण है। ठीक है, इनकी और रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को, परीक्षा गुरु को, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी को। तो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान भी है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। अब मुझे पता है आप सभी लोगों को पता है ये प्रश्न। ठीक है, परीक्षा गुरु नामक उपन्यास हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है, जिसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है,
राइट आंसर आप सभी को पता चल गया, ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है जो हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई, ठीक है, सॉरी, फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है। यानी आपको बताना है कि बिहारी सतसई पे जो है, बिहारी की रचना है ये, ठीक है, बिहारी सतसई, इस पे जो है फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखी थी, वो टीकाकार कौन है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। राइट आंसर हो जाएगा आनंदी लाल शर्मा। ठीक है, आनंदी लाल शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है। जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। तो आप सभी को पता है 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता जो है, ये जो है गोकुलनाथ द्वारा लिखी जो है कृष्ण भक्तियों का जो है जीवन वृत्त है। ठीक है, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा से संबंधी जो है, यानी इसमें जो है कृष्ण भक्ति कवियों का जो है जीवन वृत्त है, 200 कवियों का। ठीक है, 200 कवियों का जीवन वृत्त है इसमें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे, सुदामा पांडे धूमिल, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन जो है, कौन कवि जो है ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र। तो आप सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ललित निबंधकार हैं, कुबेरनाथ राय भी हैं, विद्यानिवास मिश्र भी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, बावन दास इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं। आपको बताना है बावन दास इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं। बावन दास जो है मैला आंचल, ऑप्शन डी। ठीक है, मैला आंचल नामक उपन्यास के पात्र हैं बावन दास। मैला आंचल जो है, ध्यान रखिएगा, मैला आंचल जो उपन्यास है पूर्णिया जिला, ठीक है, पूर्णिया जिला यानी बिहार में है, कि मेरीगंज, ठीक है, मेरीगंज, आप सभी को पता होगा मेरीगंज। ठीक है, मेरीगंज नामक स्थान को कथानक का क्षेत्र चुना गया है। ठीक है ना, इस बावन दास को, जो ये पात्र है बावन दास, इसको जो है गांधीवादी पात्र के रूप में उभारा गया है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा कि मैला आंचल का पात्र जो बावन दास है, उस पात्र की विशेषता क्या है। तो गांधीवाद पात्र है ये। ठीक है, गांधीवाद पात्र के रूप में जो है इसको उभारा गया है, इसमें मतलब उपन्यास में लिया गया है। ठीक है, मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, आप सभी को पता है, फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, रेणु लिख देती हूँ। ठीक है, रेणु का जो है उपन्यास, इनकी और उपन्यास के बारे में बात करें तो प्रति परिकथा, दीर्घतपा, है ना, बलचनामा। ठीक है, नहीं, इनकी रचना नहीं है ना बलचनामा, दीर्घतपा नागार्जुन की है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। प्रति परिकथा और दीर्घतपा, बलचनामा, ये सब नागार्जुन का उपन्यास है। ठीक है, मैं नागार्जुन के उपन्यास पे आ गई, क्योंकि साथ साथ मैंने क्रम वाइज याद किया है ना, तो मुझे दिमाग में वही था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो मैंने बताया वो उपन्यास जो है नागार्जुन की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में है। ठीक है, यूनिट 10 में क्या भूलूं क्या याद करूं जो है किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ठीक है, ये जो आत्मकथा आप सभी को पता है कि 4 भागों में है। ठीक है, 4 भागों में है, 4 भागों में है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं
क्या याद करूं। ठीक है, अब आपको पता है अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है 11 दिसंबर को, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, क्रम में मिलान के लिए आया था। दूसरे की बात करें तो दूसरा है नीड़ का निर्माण। ठीक है, नीड़ का निर्माण। ओके, नीड़ का निर्माण फिर, है ना, नीड़ का निर्माण नहीं, नीड़ का निर्माण फिर। और बसेरे से दूर, तीसरे की बात करें तो बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। ठीक है ना। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। चौथा यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चारों मैंने लिख दिया। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करो। जो आत्मकथा है किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। कितने भागों में है, तो 4 भागों में। अब कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला था। आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट आंसर होगा उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी रचना पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। इसमें जो है कवि ने, यानी कि उर्वशी जो रचना, इसमें जो है कवि ने यानी रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को लेकर जो है नए अर्थ को जोड़ना चाहा है। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उर्वशी जो है कैसा काव्य है, तो प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य का काव्य माना जाता है। ठीक है ना। अगर और बात करें हम रामधारी सिंह दिनकर की और रचनाओं के बारे में बात करें तो बारदोली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, है ना, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं हैं। ठीक है ना। चलिए, अब बहुत जल्द जो मैं कवियों का सीरीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें जो है मैं आज कल परसों में जो है वो क्लासेज में अपलोड करूँगी। जो रामधारी सिंह दिनकर की सभी रचनाएं होंगी, संपूर्ण तथ्य होंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे सभी तथ्य, और जो है ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊँगी सारी रचनाएँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है किसकी है, यह एक उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, सॉरी रचना तो नहीं पूछा जा रहा ना, बाण भट्ट की आत्मकथा है, नाटक है, आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है। ठीक है, मैं भी ना ऑप्शन डी, ठीक है, उपन्यास है। यह किसके उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है, यूनिट 6। ठीक है। कवि वचन सुधा थी एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक प्रतियोगिता या साहित्यिक संस्था। आपको बताना है कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी, ठीक है, कि कविता था, या एक नाटक प्रतियोगिता था, या साहित्यिक संस्था था। तो ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा जो है एक पत्रिका थी। ठीक है, पत्रिका थी जिसका प्रकाशन जो है भारतेंदु जी ने 1868 में जो है शुरू किया था। ठीक है, जिसके 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो है 1873 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1873 में जो है उन्होंने यानी भारतेंदु ने जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, ध्यान दीजिएगा, लिखती नहीं हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, बोल रही हूँ, हरिश्चंद्र मैगजीन जो है नामक पत्रिका उन्होंने जो है निकाली थी, जिसका जो है नाम 8 अंकों के उपरांत जो है हरिश्चंद्रिका रख दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न होंगे, है ना, 30 प्रश्न हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है कब शुरू किया था, तो 1903 में शुरू किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1903 में शुरू किया था और सन 1920 तक जो है संपादन कार्य करते रहे। ठीक है, कब तक करते रहे, तो 1920 तक संपादन कार्य इन्होंने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अच्छा, ये सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं, सुमेलित वाला प्रश्न है, ठीक है, देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा किसका है? शेखर एक जीवनी, आधे अधूरे, संस्कृति के 4 अध्याय, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रचनाएं हैं और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि राइट आंसर क्या होगा। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय का हो जाएगा, आधे अधूरे जो है मोहन राकेश का हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएंगी। और ये सभी रचनाएं जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में है, जिसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, यानी मूल टेक्स्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। चलिए, और मैंने पढ़ाया हुआ भी है, अब कूट में देखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, आपको मैंने सभी को बता दिया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कहानीकार अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह आपको बताना है कौन सा है? जयदोल है, परंपरा है, विपथगा है, वो दुनिया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? कहानीकार अज्ञेय का पहला कहानी संग्रह आपको बताना है क्या है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा त्रिपथगा, ठीक है, ऑप्शन सी त्रिपथगा जो है अज्ञेय का पहला जो है कहानी संग्रह माना जाता है। ओके, चलिए यहीं पे क्लास जो है समाप्त होती है। तो टोटल जो है मुझे लगा 25 है प्रश्न, लेकिन 30 प्रश्न थे, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को प्रश्न जो है बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा और 70% से ज़्यादा ही आपके प्रश्न जो है सही हुए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तभी आप लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए।